हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आई सेकेंड में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा। आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ व्यवहारवादी सिद्धांत या व्यवहारवादी विचारधारा या व्यवहारवाद सिद्धांत। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बिहेवियरल या बिहेवियरिज्म थ्योरी। ठीक है फ्रेंड, तो आज मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा कि इसका अर्थ क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसका महत्व क्या है और इसकी आलोचना किन आधारों पर की जाती है। ठीक है, और इससे जुड़े हुए कुछ विद्वान हैं, उनके भी नाम मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, इसमें शुरू करते हैं व्यवहारवाद विचारधारा या व्यवहारवाद सिद्धांत के बारे में। तो इसका पहले अर्थ आपको याद रखना है कि व्यवहारवाद किसे कहते हैं। तो इसका अर्थ आपको याद रखना है कि संगठन में जब मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है तो उसे हम व्यवहारवादी सिद्धांत या व्यवहारवादी विचारधारा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जितने भी संगठन होते हैं, तो संगठन में जब मानव के व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं तो ऐसे अवधारणाओं को या ऐसे विचारधारा को व्यवहारवादी विचारधारा कहते हैं या इसी को व्यवहारवाद सिद्धांत भी कहते हैं। और इसे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक उपागम या दृष्टिकोण या नव मानव संबंधवाद दृष्टिकोण या उपागम भी कहते हैं। ये इतने नामों से इसको जाना जाता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर यह विचारधारा या यह सिद्धांत क्लासिकी है। क्लासिकी का मतलब हो जाता है जो परंपरावादी सिद्धांत होता है। ठीक है, तो परंपरावादी व मानव संबंध सिद्धांतों दोनों अवधारणाओं से कुछ तत्वों को इसने ग्रहण किया है, जिसमें मनुष्य के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन मानव सिद्धांत के विकास को निरूपित करता है। आपको याद रखना है कि ये जो व्यवहारवादी सिद्धांत होता है, तो इसमें क्या हुआ, तो इस व्यवहारवादी सिद्धांत में कुछ विचार परंपरावादी सिद्धांत से लिए गए हैं, कुछ विचार मानव संबंधवाद सिद्धांत से लिए गए हैं। तो दोनों का ही क्या है, यह मिश्रण है और इसमें मानवों के व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जबकि सार्वभौमिक सिद्धांतों का निर्माण परंपरावादी सिद्धांतों की एक मुख्य अवधारणा होती है। फिर इसके बाद में लोक प्रशासन व्यवहारवाद की जड़ें 1930 के बाद या 1930 के मानव संबंधवाद आंदोलन से जुड़ी हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लोक प्रशासन में जिस व्यवहारवाद की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है। तो इसमें हम देखते हैं कि जब ये मानव संबंधवाद आंदोलन चला था तो उसी समय से इसकी भी शुरुआत हो चुकी थी। फिर इसके बाद में जो सामाजिक विज्ञान थे, तो सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन प्रणाली के रूप में व्यवहारवादी उपागम एक नई पद्धति है जो दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात शुरू होती है। इसके बाद फिर अब आगे देखिए, इसमें व्यवहारवादी उपागम का मुख्य ध्यान संगठन के कार्यकरण में व्यक्ति के आंतरिक मूल्यों तथा उसकी विचारशीलता पर होता है। इसके बाद फिर यह उपागम मानव तथा संगठन दोनों की आवश्यकताओं पर बल देता है, अर्थात यह मानता है कि मानव तथा संगठन दोनों को परस्पर सहयोग करना चाहिए। ठीक है, मतलब संगठन को मानव का सहयोग करना चाहिए और मानव को संगठन का सहयोग करना चाहिए, दोनों एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए। फिर इसके बाद में राजनीति विज्ञान तथा लोक प्रशासन सहित अधिकतम जो विषय होते हैं सामाजिक विज्ञानों में व्यवहारवादी उपागम से पूर्व केवल संस्थागत अध्ययन ही किया जाता था, जिसमें संबंधित संस्था जैसे विधानमंडल या नौकरशाही आदि के ढांचे, कार्यों आदि की व्याख्या इसमें की जाती थी और इस व्याख्या से व्यक्ति या कार्यकर्ता के व्यवहार का पता नहीं चल सकता था। इसके बाद फिर परंपरागत अध्ययन प्रणाली में तथा सिद्धांतों के विद्रोह के स्वरूप एक व्यवहारवादी उपागम की शुरुआत हो जाती है। तो वैश्विक स्तर पर इस व्यवहारवादी विचारधारा का अधिक समर्थन किया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें देखिए आगे कि इस व्यवहारवादी विचारधारा के जनक कौन हैं। तो इस व्यवहारवादी विचारधारा के जनक आपको याद रखना है डेविड स्टर्न, ये इस विचारधारा के जनक हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस व्यवहारवादी विचारधारा में सबसे पहले जिस विद्वान का नाम लिया जाता है उनका नाम है हर्बर्ट साइमन। ठीक है, और हर्बर्ट साइमन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो इसके बाद देखिए कि जनक तो हो गए डेविड स्टर्न, लेकिन इस
व्यवहारवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान भी है। तो इसके समर्थक विद्वान कौन कौन से हैं? तो एक तो है इसमें डेविड स्टर्न, तो जनक भी हैं। फिर इसके बाद में हर्बर्ट साइमन, फिर चेस्टर इरविंग बर्नार्ड, फिर फेरल हेडी, फिर फ्रेडरिक्स, माइकल क्रोजियर और रॉबर्ट डहल। ये कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने व्यवहारवादी विचारधारा का समर्थन किया है। फिर इसके बाद में व्यवहारवाद अनुभव आधारित शोध तथा प्रविधियों में निरंतर सुधार की मांग करता रहता है और इस पद्धति में अनुभव, व्यवहार तथा मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणाओं आदि सामाजिक व मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग होने के कारण इसे अनुभववाद के नाम से भी जाना जाता है या इसे अनुभववाद का पर्याय भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर अब आगे देखिए इसमें कि लोक प्रशासन में व्यवहारवाद को स्थापित करने में हर्बर्ट साइमन का नाम सबसे अग्रणी है, ये आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर्बर्ट साइमन व्यवहारवादी उपागम या व्यवहारवादी विचारधारा के जनक हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो जो व्यवहारवादी उपागम है या व्यवहारवादी विचारधारा है, इसमें इनका प्रथम नाम आता है क्योंकि इनका योगदान इसमें बहुत ज़्यादा रहा है, इनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। तो हर्बर्ट साइमन ने 1946 में लोक प्रशासन में लोकोक्तियों प्रोवर्ब्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख के माध्यम से सफलतापूर्वक यह सिद्ध कर दिया था कि लोक प्रशासन में व्यवहारिक स्तर पर कोई सिद्धांत नहीं है क्योंकि प्रत्येक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत को काटता हुआ प्रतीत होता है। और जैसे आदेश की एकता एवं नियंत्रण का क्षेत्र 1945 में साइमन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रशासनिक व्यवहार, इंग्लिश में कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, में इस विषय को वैज्ञानिक स्वरूप देने पर बल उन्होंने दिया था क्योंकि संगठन के औपचारिक तथा व्यावहारिक स्वरूप भिन्न भिन्न होते हैं। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में देखिए कि जो व्यवहारवाद है, तो व्यवहारवाद क्या है? तो व्यवहारवाद एक शोध प्रवृत्ति है, मतलब इस पर रिसर्च किया जाता है जो संगठन में मनुष्य के व्यवहार को समझने के लिए मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, राजनीति विज्ञान तथा जो प्रयोज्य अर्थशास्त्र होती है आदि का प्रयोग इसमें किया जाता है। फिर इसके बाद में व्यवहारवाद ने ही प्रशासन में निर्णय, नेतृत्व, संचार और अभिप्रेरणा आदि सिद्धांतों को स्थापित किया है। तो इसमें इन सिद्धांतों को स्थापित करने में व्यवहारवाद की ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फिर इसके बाद में आगे देखिए कि व्यवहारवाद ने वैज्ञानिक रूप से इन तथ्यों को स्थापित किया कि प्रशासनिक प्रक्रिया मानवीय भावना, विचारबोध और पर्यावरण से अधिक प्रभावित होती है। फिर इसके बाद में प्रशासन में मानव उन्मुखी दृष्टिकोण की जो शुरुआत मानव संबंध आंदोलन ने की थी, तो व्यवहारवाद ने उसी नई दिशा व धरातल प्रदान किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हमने आपको ये मानव संबंधवाद का परिचय दिया है, तो व्यवहारवाद का परिचय दिया है। तो इस व्यवहारवाद में क्या है? तो जो भी संगठन में कार्य करने वाले कार्मिक हैं या कोई भी कर्मचारी हैं, अब वह चाहे प्राइवेट संगठन हो, मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वह गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, इन दोनों में ही मानव का या मनुष्यों के व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या हुआ? व्यवहारवाद। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मानव संबंध उपागम तथा व्यवहारवादियों में एक अंतर यह होता है कि मानव संबंध उपागम जहां कार्यरत व्यक्तियों, मतलब प्रबंधकों और सहकर्मियों के संबंध को समझने का प्रयास करता है, वहीं जो व्यवहारवाद होता है तो व्यवहारवाद संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के अंतर्मन, उनके मूल्य, व्यवस्था तथा मानवीय व्यवहार के विभिन्न पहलुओं को समझने की चेष्टा करता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड इसमें। अब इसके बाद देखिए आगे व्यवहारवाद सिद्धांत की विशेषताएं। तो जो व्यवहारवाद सिद्धांत होता है या व्यवहारवाद विचारधारा होती है, तो इसकी कुछ विशेषताएं होती है। तो इसकी पहली विशेषता देखिए, तो पहली विशेषता है कि व्याख्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन। तो इस उपागम के द्वारा वास्तविकता को समझा जाता है, न कि आदर्शात्मक इसमें निर्देश दिए जाते हैं।
ठीक है, ये इसकी पहली विशेषता है। फिर इसके बाद में दूसरी विशेषता इसकी यह होती है वैज्ञानिक आधार तथा विधि पर बल। तो व्यवहारवादी उपागम की मूल मान्यता सामाजिक विज्ञानों को प्राकृतिक विज्ञान की भांति स्थापित करना है और इस कारण अध्ययन में काम में लाई जाने वाली शोध विधि विश्वसनीय, प्रामाणिक तथा प्रभावी होनी चाहिए। और अध्ययन करते समय क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है का इसमें विवेचन या विश्लेषण किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी संदर्भ में जो हर्बर्ट साइमन है तो उनका कहना है कि क्या होना चाहिए कि मान्यता क्या है, आदर्शवादी, और जबकि क्या है इसकी मान्यता यथार्थ मतलब वर्तमान एवं विश्लेषणात्मक को बताती है। तो ये 2 पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि जो व्यवहारवादी सिद्धांत है तो व्यवहारवादी सिद्धांत ये किसकी बात करता है, तो यह यथार्थ की बात करता है, वर्तमान की बात करता है और विश्लेषणात्मक की बात करता है। तो ये हर्बर्ट साइमन ने भी इसको माना है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद में आगे देखिए कि अनुभव मूलक सिद्धांत। तो यह उपागम विज्ञान के सिद्धांतों को सामाजिक विज्ञानों में प्रतिपादित करने का समर्थन करता है। अनुभव, निरीक्षण, अवलोकन और पूर्व की जो प्रामाणिक घटनाएं होती हैं तथा यथार्थवादी जो परिस्थितियां होती है, इसकी अनुभव मूलक प्रकृति के लिए इसे आवश्यक आधार बनाया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, तो इसमें अनुभवों पर आधारित विचारों को व्यक्त किया जाता है, इसलिए इसका नाम हुआ अनुभव मूलक सिद्धांत। तो ये क्या है सब इसकी विशेषता, किसकी विशेषता, व्यवहारवादी उपागम की। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है, अगली विशेषता है सामाजिक व्यवस्था। तो इस उपागम के विद्वान स्मिथ वर्ग, इनका यह मानना है कि यह सिद्धांत प्रशासनिक संगठनों को सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखता है तथा संचार पर अधिक बल देता है। ये इनका मानना है स्मिथ वर्ग का। आ रहा समझ में। अब इसके बाद में इसी के अंतर्गत जो 3 विचारधाराएं हैं, शास्त्रीय विचारधारा, मानव संबंधवाद विचारधारा और व्यवहारवाद। तो शास्त्रीय विचारधारा में क्या होता था, शास्त्रीय विचारधारा में किस पर बल दिया जाता था, तो उसमें पूर्ण तार्किकता पर, और कहा जाता था कि मनुष्य कैसा होता है, आर्थिक मानव, मतलब पैसे के लिए काम करता है और यह सिर्फ तथ्य पर विश्वास करता है, फैक्ट पर विश्वास करता था। फिर इसके बाद में जो मानव संबंधवाद विचारधारा है, तो मानव संबंधवाद विचारधारा किस पर बल देता है, तो यह मूल्य पर, सामाजिक मानव, फिर इसके बाद में पूर्ण गैर तार्किक या गैर तार्किक, तो ये इस पर जोर देता है मानव संबंधवाद। ठीक है, तो मानव संबंधवाद में मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना गया है, मतलब उसमें भावनाएं होती हैं, उसको सिर्फ पैसे से खुश नहीं रखा जा सकता बल्कि उसको कुछ खुश रखने के लिए अभिप्रेरित भी किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर जो व्यवहारवाद होता है, तो व्यवहारवाद इन दोनों का मिश्रण है, किसका, शास्त्रीय विचारधारा का भी और मानव संबंधवाद विचारधारा का भी। तो इसलिए हम इसमें देखते हैं कि जो व्यवहारवाद होता है, तो व्यवहारवाद में किस पर बल दिया गया है, तो व्यवहारवाद में तथ्य, मूल्य, इसके बाद फिर सीमित तार्किक और प्रशासनिक मानव, तो ये इन पर इसमें बल दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो ये व्यवहारवाद दोनों का मिश्रण है, दोनों के बीच की कड़ी है, ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में आगे देखिए इसमें अंतर विषय अध्ययन। अब जो व्यवहारवाद होता है तो यह कैसा है, तो यह अंतर विषय अध्ययन होता है। तो क्यों, क्योंकि इसमें कई विषयों का अध्ययन भी किया जाता है। तो देखिए इसमें कि ज्ञान को कभी भी पूर्ण तथा निरपेक्ष मानने के कारण इस उपागम की मान्यता है कि राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र तथा मनोविज्ञान आदि को लोक प्रशासन अंतर विषय आधार पर एकीकृत करना चाहिए। तो जो लोक प्रशासन होता है, तो लोक प्रशासन एक अंतर विषय है। क्यों है अंतर विषय, क्योंकि इसमें कई विषयों का समावेश है, कई विषयों को मिलाकर इसे लिखा गया है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला जाता है सूक्ष्म अध्ययन पर बल। ठीक है, तो जो व्यवहारवाद होता है यह सूक्ष्म मतलब इसमें बारीकी से अध्ययन किया जाता है। तो व्यवहारवाद में किसी भी संगठन के समस्त अंगों फिर कार्यों या तंत्र को स्थूल रूप से समझने के स्थान पर इसमें सूक्ष्म अध्ययन पर बल दिया जाता है
और जो व्यवहारवादी विद्वान होते हैं ये कहते हैं कि संपूर्ण संगठन के अध्ययन के प्रयास में अध्ययन की प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है और प्रशासनिक सिद्धांतों, नियंत्रण और आदेश की एकता, प्रत्यायोजन तथा पर्यवेक्षण आदि सभी पक्षों का अध्ययन एक साथ करने की बजाय एक बिंदु को सूक्ष्मता से जांच करने पर संगठन का अध्ययन अधिक प्रासंगिक हो जाता है। ठीक है, ये इन्होंने बताया है। मतलब कि जब अध्ययन करें तो अलग अलग अध्ययन किया जाना चाहिए और बारीकी से सूक्ष्म रूप से उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। तो जितने बिंदु हैं, जितने पॉइंट हैं, सबको ध्यान में रखते हुए सबका अलग अलग अध्ययन करना चाहिए। तो यह सूक्ष्म अध्ययन पर बल देता है व्यवहारवाद। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद में व्यवहारवाद की अन्य विशेषताएं। तो अन्य विशेषताओं में देखिए कि यह क्षेत्र अध्ययन, प्रयोगशाला अध्ययन जैसी वैज्ञानिक पद्धतियों का समर्थन करता है तथा मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है और जो परंपरावादी दृष्टिकोण होता है उसका यह पूरक भी होता है। इसके बाद फिर इसकी अध्ययन प्रणाली वैज्ञानिक पद्धति की समर्थक होती है, यह आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। फिर इसके बाद में यह सिद्धांत स्वरूप में अंतर विषयी है तथा अध्ययन के लिए अन्य सामाजिक विषयों का भी समर्थक होता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ये इसकी अन्य विशेषताएं हैं व्यवहारवाद की। अब इसके बाद देखिए जो व्यवहारवादी उपागम होता है तो इसका लोक प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए इसमें व्यवहारवादी उपागम का या व्यवहारवादी सिद्धांत या व्यवहारवादी विचारधारा का लोक प्रशासन पर प्रभाव। तो पहला प्रभाव यह है कि इस उपागम ने लोक प्रशासन को मूल्य निरपेक्ष विषय बनाने में योगदान दिया है, ये इसका पहला प्रभाव है। फिर इसके बाद में दूसरा यह है कि इसके द्वारा आदर्शों, ठीक है, तो आदर्शों के स्थान पर इसने यथार्थ को जानने और समझने पर बल दिया है। तो आदर्श क्या होता है, क्या होना चाहिए, और यथार्थ मतलब वास्तविकता में क्या है, ठीक है, इस पर समझने पर इसने बल दिया है। फिर इसके बाद में इस उपागम के कारण लोक प्रशासन केवल वैचारिक विषय के दायरे से निकलकर व्यावहारिक अध्ययन का विषय बन गया है। फिर इसके बाद में अगला है कि इस उपागम ने समाज विज्ञानों, मतलब जो समाज विज्ञान होते हैं जिनमें समाज का वर्णन होता है, ऐसे विषयों को समाज विज्ञान कहते हैं या सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं। तो समाज विज्ञानों को परंपरा के सीमित दायरे से बाहर लाकर वैज्ञानिक आधार ढूंढने पर विवश किया है। इसके बाद फिर इस उपागम ने लोक प्रशासन के विद्वानों सहित सभी समाज वैज्ञानिकों को व्याख्यात्मक विश्लेषणात्मक अध्ययनों का आधार प्रदान किया है। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर देखिए इसका अगला प्रभाव क्या है लोक प्रशासन पर। तो अगला प्रभाव है कि इस उपागम ने लोक प्रशासन विषयों को वैज्ञानिक सिद्धांतों की ओर जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर इसके बाद में अगला है कि अंतर विषय प्रकृति का होने के कारण इस उपागम ने समाज के व्यवहार से संबंधित सभी विषयों में निकटता उत्पन्न की है तथा सभी सामाजिक विज्ञान एकीकृत हुए हैं। तो ये इसका प्रभाव रहा है लोक प्रशासन पर व्यवहारवादी सिद्धांत का। तो ये 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यवहारवादी उपागम का लोक प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो ये सारे प्रभाव आपको याद रखने होंगे। अब इसके बाद देखिए व्यवहारवादी सिद्धांत का महत्व। तो जो व्यवहारवाद सिद्धांत है इसका महत्व क्या है। तो पहला महत्व इसका यह है कि संगठन में व्यक्तियों के व्यवहार एवं संबंध को महत्व देते हुए मानव व्यवहार का अध्ययन करता है यह। फिर इसके बाद में दूसरा महत्व इसका यह है कि अनौपचारिक संबंधों एवं संचार को इसमें अधिक महत्व दिया जाता है। फिर इसके बाद में अगला महत्व इसका आता है कि यह उपागम या यह सिद्धांत व्यवहार जैसे उत्प्रेरणा, नेतृत्व, निर्णय लेना, सत्ता एवं शक्ति आदि को महत्व देता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि वैज्ञानिक व व्यवस्थित अध्ययन का मार्ग प्रशस्त भी करता है। फिर इसके बाद में अगला इसका महत्व यह है कि संगठन को यह सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, क्योंकि जब संगठन में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। फिर इसके बाद में अगला आता है कि
तुलनात्मक लोक प्रशासन का मार्ग भी प्रशस्त करता है। तो इसमें तुलना करने के लिए जब अध्ययन किया जाता है तो उसी को हम कहते हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि अंतर विषय दृष्टिकोण के कारण लोक प्रशासन के क्षेत्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों तक प्रसारित करना है। फिर इसके बाद में अगला है कि यह विषय को समृद्ध बनाता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि यह वैज्ञानिकता और व्यवस्थित सिद्धांत निर्माण को बढ़ावा देना। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब इसके महत्व हैं व्यवहारवादी सिद्धांत के, जो आपको याद रखना है। तो 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यवहारवाद का लोक प्रशासन पर प्रभाव लिखिए। तो ये आपको सब सारे पॉइंट लिखना होगा। अब इसके बाद देखिए व्यवहारवादी उपागम या व्यवहारवादी सिद्धांत की आलोचना। तो व्यवहारवादी सिद्धांत की कुछ आधारों पर आलोचना की जाती है। तो कौन कौन से पॉइंट है जिससे व्यवहारवाद की आलोचना की जाती है? अब देखिए इसमें मनुष्य के अनिश्चित व्यवहार के कारण वैज्ञानिक शोध में अनिश्चित परिणाम प्राप्त होता है। ये इसकी पहला आलोचना का आधार है। फिर इसके बाद में दूसरा आलोचना का आधार यह है कि शोध प्रविधि कार्यों का वर्णन मात्र है, सुधार हेतु इसमें कोई सुझाव नहीं दिया गया। फिर इसके बाद में अगला है आलोचना का पॉइंट इसमें कि वैज्ञानिक अध्ययन दीर्घकालिक और व्यय वाली विधि होती है। ठीक है, मतलब अगर ज़्यादा समय तक हम अध्ययन करेंगे तो इसमें क्या होगा, खर्चा होता है, इसमें अधिक व्यय होता है। फिर इसके बाद में अगला है कि व्यवहारवाद संगठन पर बाहरी पर्यावरण के प्रभाव की कोई व्याख्या नहीं करता है तथा या अन्य सिद्धांतों की तरह यह भी अपूर्ण सिद्धांत है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो व्यवहारवादी सिद्धांत है यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। ठीक है, इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि यह सिद्धांत मूल्य तटस्थता पर बल देता है और यह साधनों को महत्व देकर साध्य की उपेक्षा करता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि यह सिद्धांत लोक नीति के मुद्दों के लिए अप्रासंगिक होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर व्यवहारवाद विश्व की सबसे जटिल अवधारणा होने के कारण व्यवहारवादी उपागम से अभी तक मानव व्यवहार का कोई सटीक विश्लेषण नहीं हो पाया है। इस कारण से भी इसकी आलोचना की जाती है। फिर इसके बाद में प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञानों की प्रकृति में मूलभूत अंतर होने के कारण कुछ विद्वानों का यह मानना है कि सामाजिक विज्ञानों को प्राकृतिक विज्ञानों का स्वरूप नहीं दिया जा सकता और इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है। फिर इसके बाद में व्यवहारवादी उपागम में सूक्ष्म अध्ययन पर बल दिया जाता है, जिसके कारण बड़े स्तरीय अध्ययन उपेक्षित रह जाते हैं और यह उपागम भी संकीर्णता से ग्रस्त हो चुका है, ऐसा विद्वानों का मानना है। फिर इसके बाद में अगला है आलोचना का पॉइंट कि व्यवहारवादी उपागम केवल सैद्धांतिक व्याख्या करता है, इसमें संगठन की समस्या के बारे में कोई समाधान नहीं बताया गया है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला है आलोचना का आधार कि यह उपागम उत्तर आधुनिकता के समर्थकों की तरह इतिहास को स्वीकार करने तथा समझने में रुचि नहीं लेता। इस कारण से भी इसकी आलोचना की गई है। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि इस सिद्धांत में, मतलब जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, तो व्यवहारवादी सिद्धांत में सार्वभौमिक सिद्धांतों के निर्माण के कारण यह प्रत्यक्षवाद या मूल मुक्त विज्ञान की वकालत करता है। ठीक है, जो कि सही नहीं बताते विद्वान। फिर इसके बाद में संगठन में मनुष्य के जटिल व्यवहार को मापना कठिन होता है, इसलिए यह बड़े संगठनों की बजाय छोटे संगठनों में ही लागू हो सकता है, बड़े संगठनों में इसे लागू नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद में अगला है आलोचना का पॉइंट कि यह सिद्धांत सुधार के लिए कोई सुझाव नहीं देता, यह सिर्फ एक वर्णनात्मक अवधारणा है, वर्णन तो करता है लेकिन समस्या का समाधान क्या होगा इसके लिए इसने कोई सुझाव नहीं दिया। फिर इसके बाद में यह सिद्धांत एक सांगठनिक परिघटना को समझने के लिए पर्याप्त अवधारणात्मक रूपरेखा नहीं देता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है इसमें लास्ट पॉइंट इसका
कि व्यवहारवाद प्रशासन का अन्य विषयों के साथ संपर्कों पर जोर देता है, मगर राजनीति और राजनीति विज्ञान की उपेक्षा करता है, जबकि राजनीतिक मूल्य प्रशासनिक निर्णयन व नेतृत्व को भी प्रभावित करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो व्यवहारवादी उपागम है इसकी आलोचना लिखिए। तो ये 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो जो पॉइंट हमने आपको बताए हैं ये आलोचना में आपको लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हर्बर्ट साइमन के बारे में पढ़ाऊंगा, जो व्यवहारवादी विचारकों में सबसे प्रसिद्ध विद्वान है। ठीक है फ्रेंड। अब आज हमने जो आपको टॉपिक पढ़ाया है इसमें आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन और 11 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसमें जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर लिखना होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। नमस्कार।